नमस्कार मित्रों। आज फिर मैं एक बार आप सबके सामने एक नया पाठ लेकर के उपस्थित हूँ। पाठ का शीर्षक है पहलवान की ढोलक। फणीश्वर नाथ रेणु की लिखी हुई यह कहानी है। फणीश्वर नाथ रेणु आंचलिक उपन्यासकार के रूप में जाने जाते हैं। ये है उनकी तस्वीर फणीश्वर नाथ रेणु जी की। ये पहलवान की ढोलक। मित्रों, एक बात मैं आपको बता देना चाहता हूं कि ढोल और ढोलक में क्या अंतर है। ढोल बड़ा होता है और पुल्लिंग होता है। ढोल का छोटा ढोलक होता है और ढोलक शब्द स्त्रीलिंग है, इसलिए शीर्षक रखा गया पहलवान की ढोलक। अब इसमें देख रहे हैं कि एक आदमी ढोलक बजा रहा है और ढोलक से जो आवाज आती है, चट धा गिड़ धा, चट धा गिड़ धा, आ जा भिड़ जा, आ जा भिड़ जा, ये एक संकेत है, सांकेतिक भाषा है कहानी को जीवंत बनाने के लिए। आपने दंगल फिल्म देखी होगी। दंगल फिल्म भी कुश्ती पर आधारित एक अच्छी फिल्म थी, जिसमें हरियाणा की दो बच्चियां कैसे भारत का मान सम्मान और शान बढ़ाती है अपनी कुश्ती के माध्यम से। तो यहाँ भी दृश्य है, दो पहलवान आपस में कुश्ती लड़ रहे हैं, बीच में ढोलक रखा हुआ है और कहानी का शीर्षक है पहलवान की ढोलक। अब फणीश्वर नाथ रेणु जी के बारे में कुछ जानकारी हम ले लें। हिंदी साहित्य जगत के महान कथाकारों एवं उपन्यासकारों में से एक रेणु जी थे। और रेणु जी का पूरा नाम मैंने पहले ही बताया आपको कि फणीश्वर नाथ रेणु, रेणु उनका उपनाम था। वे हिंदी के प्रथम आंचलिक उपन्यासकार हैं। उनका बहुचर्चित उपन्यास मैला आंचल है, जिसने हिंदी उपन्यास को एक नई दिशा दी। हिंदी जगत में आंचलिक उपन्यासों पर विमर्श मैला आंचल से ही प्रारंभ हुआ। रेणु जी ने अंचल विशेष को अपनी रचनाओं का आधार बनाकर वहां के जीवन और वातावरण का सजीव अंकन किया। इनकी रचनाओं में आर्थिक अभाव तथा व्यवस्थाओं से जूझता समाज यथार्थ के धरातल पर उभर कर सामने आता है। अपनी गहरी मानवीय संवेदना के कारण वे अभावग्रस्त जनता की बेबसी और पीड़ा भोगते से लगते हैं। रेणु जी की भाषा अत्यंत सरल, सहज एवं प्रवाहपूर्ण है। उनकी भाषा में चित्रात्मक एवं काव्यात्मक का गुण है। उनकी भाषा में भावों को स्पष्ट कर देने की क्षमता भी विद्यमान है। रेणु जी की प्रमुख रचनाएं जो हैं, मैला आंचल, परती परिकथा, कितने चौराहे, ये सब उपन्यास हैं। कहानी संग्रह में ठुमरी, अग्निखोर, आदिम रात्रि की महक आदि प्रसिद्ध उनके कहानी संग्रह हैं। अब कक्षा का दृश्य अब महसूस करिए। एक समय था कि जब आप वर्ग में बैठे मिलते थे इसी पोशाक में। फिर एक समय आएगा जब आप इसी तरह बैठेंगे, लेकिन अभी आप सबको, हम सबको धैर्य रखने की जरूरत है और इसी तरह अध्ययन अध्यापन करने की जरूरत है। इस पाठ का जो सामान्य एवं विशिष्ट उद्देश्य है कि क्यों यह पाठ हम पढ़ें, तो इसके लिए मैंने दिया है यहाँ कि इससे छात्रों के शब्द भंडार में वृद्धि होगी, छात्रों में कल्पना शक्ति का विकास होगा, छात्रों में अपने विचारों को स्वतंत्र एवं प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत करने की योग्यता का विकास होगा, छात्रों में मातृभाषा हिंदी के प्रति रुचि पैदा करना, गद्य की विधाओं से अवगत कराना भी इसका उद्देश्य है। अब यह अभिप्रेरणा है मित्रों, क्योंकि आप पहलवान के अखाड़े के बारे में जानते हैं, साथ ही पहलवान का कुश्ती से क्या संबंध है, छात्र भलीभांति, छात्र मतलब आप भलीभांति परिचित हैं उससे। दबंग फिल्म आपने देखी हुई है।
आप ढोलक की थाप से भी परिचित हैं और महामारी जैसी खतरनाक बीमारियों से भी आप परिचित हैं। यदि कोरोना काल से पहले जिन लोगों ने इस कहानी को पढ़ा होगा, उन्होंने वह दर्द नहीं महसूस किया होगा जिस दर्द को आज आप महसूस कर सकते हैं कि किन खतरनाक बीमारियों की महामारी की स्थिति में लुट्टन पहलवान ढोलक बजाते बजाते अपने गांव के लिए शहीद हो जाता है, चला जाता है, मर जाता है। अब जो आपकी कहानी है उसका संक्षिप्त परिचय मैं दे दूं यहाँ। यही मूल कहानी का मूल उत्स है, यही कहानी का आधार है, यही कहानी का एक वैशिष्ट्य है। यह कहानी कहानीकार रेणु जी की समस्त विशेषताओं को एक साथ अभिव्यक्त करती है। रेणु जी की लेखनी में अपने गांव, अंचल एवं संस्कृति को सजीव करने की चमत्कारिक क्षमता है। ऐसा लगता है कि मानो हर एक पात्र वास्तविक जीवन जी रहा हो। पात्रों एवं परिवेश का इतना सच्चा चित्रण अत्यंत दुर्लभ है। रेणु वैसे गिने चुने कथाकारों में से हैं जिन्होंने गद्य में भी संगीत पैदा कर दिया। अन्यथा ढोलक की उठती गिरती आवाज और पहलवान के क्रियाकलापों का ऐसा सामंजस्य दुर्लभ है। इन विशेषताओं के साथ रेणु की यह कहानी व्यवस्था के बदलने के साथ लोक कला और इसके कलाकारों के अप्रासंगिक हो जाने की कहानी है। राजा साहब की जगह नए राजकुमार का आकर जम जाना सिर्फ व्यक्तिगत सत्ता परिवर्तन नहीं, बल्कि जमीनी पुरानी व्यवस्था के पूरी तरह उलट जाने और उस पर सभ्यता के नाम पर एकदम नई व्यवस्था के आरोपित हो जाने का प्रतीक है। यह भारत पर इंडिया के छा जाने की समस्या है, जो लुट्टन पहलवान को लोक कलाकार के आसन से उठाकर पेट भरने के लिए हाय तौबा करने वाली निरीहता की भूमि पर पटक देती है। ये लोक कलाकार हैं मित्रों, अपनी कलाओं से आपका मनोरंजन करते हैं, अपनी कलाएं दिखा करके अपना जीव को उपार्जन करते हैं। ये लोक कलाओं के वाद्य यंत्र हैं। ये कहानी के अंश हैं जो मैंने इसमें छोड़े हैं, आप इसे देख सकते हैं कि ऐसी स्थिति में गांव की गरीबी पहलवानों जैसे शौक को क्या पालती। फिर भी पहलवान जीवट ढोल के बोल में अपने आप को न सिर्फ जिलाए रखता है, बल्कि भूख व महामारी से दम तोड़ रहे गांव को मौत से लड़ने की ताकत भी देता रहता है। कहानी के अंत में भूख महामारी की शक्ल में आए मौत के षड्यंत्र जब अजेय लुट्टन की भरी पूरी पहलवानी को फटे ढोल की पोल में बदल देता है, तो इस करुणा त्रासदी में लुट्टन हमारे सामने कई सवाल छोड़ जाता है। वह पोल पुरानी व्यवस्था की है या नई व्यवस्था की? क्या कला की प्रासंगिकता की मुखापेक्षी है, अथवा उसका कोई स्वतंत्र मूल्य भी है? मनुष्यता की साधना और जीवन के साध्य के लिए, जीवन के सौंदर्य के लिए लोक कलाओं को प्रासंगिक बनाए रखने हेतु हमारी क्या भूमिका हो सकती है? निश्चय ही यह पाठ हमारे मन में कई से प्रश्न छोड़ जाता है। अब जो आपकी कहानी है उसके गद्यांशों पर आधारित अर्थग्रहण संबंधी प्रश्न है। अंधेरी रात चुपचाप आंसू बहा रही थी। निस्तब्धता करुण सिसकियों और आहों को बलपूर्वक अपने हृदय में ही दबाने की चेष्टा कर रही थी। आकाश में तारे चमक रहे थे, पृथ्वी पर कहीं प्रकाश का नाम नहीं। आकाश से टूटकर यदि कोई भावुक तारा पृथ्वी पर जाना भी चाहता तो उसकी ज्योति और शक्ति रास्ते में ही शेष हो जाती थी। अन्य तारे उसकी भावुकता अथवा असफलता पर खिलखिलाकर हंस पड़ते थे। रात का दृश्य, कुत्ता भौंक रहा है, सियार है, सियार की आवाजें आपने सुनी होंगी। सियारों का क्रंदन और पेचक की डरावनी आवाज कभी कभी निस्तब्धता को अवश्य भंग कर देती थी।
गांव को झोपड़ियों से कराहते और कै करने की आवाज हरे राम की टेर अवश्य सुनाई पड़ती थी। बच्चे भी कभी कभी निर्बल कंठों से माँ माँ पुकार कर रो पड़ते थे, पर इससे रात्रि की निस्तब्धता में विशेष बाधा नहीं पड़ती थी। कुत्तों में परिस्थिति को तारने की विशेष बुद्धि होती है। वे दिन भर राख के घूरों पर गठरी की तरह सिकुड़कर मन मारकर पड़े रहते थे। संध्या पर गंभीर रात्रि को सब मिलकर रोते थे। अब प्रश्न है, उसके उत्तर हैं कि अंधेरी रात का दृश्य कैसा था। तो अंधेरी रात में आकाश में तारे चमक रहे थे, चारों ओर चुप्पी व्याप्त थी। यह शब्दहीनता दुखों को दबाने का प्रयास करती है। गांव का वातावरण कैसा था, उसका उत्तर होगा कि गांव का वातावरण शांत था। कभी कभी सियारों का क्रंदन और पेचक की डरावनी आवाज से शब्दहीनता भंग हो जाती थी। कहीं कहीं गांव की झोपड़ियों से कराहने और कै उल्टी करने की आवाज सुनाई देती थी। बच्चे भी कभी कभी निर्मल कंठों से माँ माँ पुकार कर रो पड़ते थे। कुत्तों के विषय में लेखक क्या कहता है? लेखक के अनुसार कुत्तों में परिस्थिति को समझने की विशेष बुद्धि होती है। वे दिन के समय राख के घूरों ढेरों पर गठरी की तरह सिकुड़ कर पड़े रहते हैं। रात को वे सब मिलकर रोते हैं। ये पीछे से दृश्य आया। कुत्ते हैं, कैसे होते हैं, क्या करते हैं, आप अच्छी तरह जानते हैं। अब है गद्यांश संबंधी अर्थ ग्रहण संबंधी प्रश्न कि रात्रि की विभीषिका को सिर्फ पहलवान की ढोलक ही ललकार कर चुनौती देती रहती थी। पहलवान संध्या से सुबह तक चाहे जिस ख्याल से ढोलक बजाता हो, किंतु गांव के अर्ध मृत औषधि उपचार पथ्य विहीन प्राणियों में वह संजीवनी शक्ति ही भरती थी। बूढ़े बच्चे जवानों की शक्तिहीन आंखों के आगे दंगल का दृश्य नाचने लगता था। ये सब कहानी के अंश हैं, जिसे मैंने कुछ प्रश्न बनाए हैं और उसके उत्तर देने का प्रयास मैंने किया है। ये भी प्रश्न है, उसके उत्तर दिए हुए हैं, आप इसे देखेंगे। अब जो प्रश्न कक्षा कार्य के लिए हो सकते हैं कि कहानी के किस किस मोड़ पर लुट्टन के जीवन में क्या क्या परिवर्तन आए। दूसरा प्रश्न होगा कि गांव में महामारी फैलने और अपने बेटों के देहांत के बावजूद लुट्टन पहलवान ढोल क्यों बजाता रहा। ये सब प्रश्न ऐसे हैं मित्रों जो बोर्ड परीक्षा में आते ही हैं, इसलिए आप इसका उत्तर ठीक से लिखेंगे और लिख करके हमारे ईमेल आईडी khushi91152@gmail.com पर जरूर भेजेंगे। अब ये होमवर्क है आपके लिए कि लुट्टन पहलवान ने ऐसा क्यों कहा होगा कि मेरा गुरु कोई पहलवान नहीं, यही ढोल है। दूसरा प्रश्न है, महामारी फैलने के बाद गांव में सूर्योदय और सूर्यास्त के दृश्य में क्या क्या अंतर होता था। और तीसरा प्रश्न है, पहलवान की ढोलक कहानी में राजा साहब के संपर्क में आने पर लुट्टन की जीवन शैली में क्या क्या परिवर्तन आए। तो मित्रों, यह थी एक प्रस्तुति। पाठ का नाम था पहलवान की ढोलक। आप इसका अनुशीलन करें और गृह कार्य पूरा कर बोर्ड परीक्षा की तैयारी में लगे रहें, घर में रहें, सुरक्षित रहें, सकुशल रहें। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।